डे का नहीं भी बोल पाया, तुमको एक दिन पहले का पता है, तो भी वो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ ठीक है, इसको एटलीस्ट पता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, अब मेरे साइड से था, अब कुछ क्वेश्चन देखा जाए। और तुम 900 नंबर पार कर लिए, मतलब हाथी पार हो गया है, अब बस पूछ बचा, बस पूछ बचा हुआ है, वो भी पार हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर सही कर नहीं भी किया, तुम उसके आसपास भी किया। कल या परसों किसी को पूछे थे ना, वही जो नया क्रिमिनल लॉज आया वो सबका जरा बताइए, तो वो कुछ ही कुछ पॉइंट बताया, तो उतना में बोर्ड को है कि ठीक है तुम अप टू डेट है, कि कुछ कुछ नया चीज को डिफाइन किया गया है, मॉब लिंचिंग, आतंकवाद, कुछ कुछ ऐसा को डिफाइन किया गया है, कुछ आउटडेटेड चीजें थी उसको हटाया गया है, कम्युनिटी सर्विस, छोटा मोटा क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया है, EFIR, जीरो FIR, ये सब का कंसेप्ट, डिजिटलाइजेशन, पहले जहां क्राइम है वहीं हो सकता है, कोई कहीं और फंसा है कैसे करेगा भाई, तो ये सब जो है फ्रेंडली बनाने का कोशिश किया गया है। तो तुम उसके आसपास भी कुछ कुछ बोल दिए ना, बात बनेगा। बाकी टर्म्स पे, वर्ड्स पे ध्यान दो, जैसे बोले थे, वही मेरा जो है मोनू दोस्त, जिसको जो है 65 मार्क्स आया था, पूछे कि तुम जमाल अहमद सर जो है सबको 40-45 नंबर दे, तुम क्या ही ऐसा बोल दिया। बोला कि अमित भाई कुछ कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किए थे। बोले जैसे आप बताइए कि जो नए क्रिमिनल कानून आए हैं उसका आप कैसे जवाब देंगे, कि पूछेगा कि दोनों में क्या अंतर है, आप सिंपल सेंटेंस में बताइए। तो हम बोले कि फोकस था पहले पनिशमेंट पे, अभी जो है सुधार पे है। बोले नहीं ये तो ठीक है, आप ऐसे बताइए कि वो कॉलोनियल लॉज थे जिनका फोकस था पनिशमेंट पे, क्योंकि उस समय इंडिया एक पुलिस स्टेट था, अब इंडिया चूंकि वेलफेयर स्टेट बन चुका है, अब फोकस है रिफॉर्मेटिव जस्टिस पे। तो दोनों आंसर में तुमको अंतर लगा कि नहीं लगा, कि एक थोड़ा एकदम सिंपल आंसर चला गया, एक लगा कि हाँ थोड़ा बढ़िया आंसर। ठीक है, तो कहीं कहीं हर क्वेश्चन में नहीं देना है, लेकिन 10 में अगर तुम 2-3 में भी दे दिए ना, अच्छा रहेगा। कहीं आर्टिकल बोल दो, कुछ कुछ आर्टिकल का इस्तेमाल कर दो तो सही रहेगा। कुछ कुछ टर्म्स इस्तेमाल करो यार, मेंस में इतना तुम कीवर्ड्स और ये सब डाले हो, कुछ कुछ का एटलीस्ट यूज करो, कुछ कुछ का, सबका हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन करो, कि उनको पता चले कि हाँ हम एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहे हैं। यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बासुकी तुम बताओ, संविधान में जनजाति विकास के लिए क्या क्या प्रावधान है? सर एक तो जब 5 ईयर प्लान आया तो पहला 5 ईयर प्लान में देखे कि ट्राइबल का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो उसके लिए फिर 5 ईयर प्लान में एक प्लान लाया गया जिसको ट्राइबल सब प्लान बोला गया। इसके लिए क्या किया गया कि स्पेशल एलोकेशन फंड बनाया गया, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, उसके बजट में। और वो जो फंड है वो डेवलपमेंट में काम आएगा, चाहे वो उनके एजुकेशन से हो, हेल्थ से हो, या उनके जो भी रिलेटेड हो सर, उनके डेवलपमेंट। क्लास के पहले ही क्लास में देखो, हम एक सीक्वेंस वाइज में क्लास चला, एकदम सीक्वेंस वाइज में। सबसे पहला क्लास में ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, संविधान में क्या है, लीगल क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्लान क्या है। और बासुकी हम तुमको अभी क्या बोले, कि ट्राइबल सब प्लान इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि संवैधानिक बैकग्राउंड नहीं है यार। ठीक है, चलो दूसरा, कितना बढ़िया वीडियो बनाए हैं बोलो, कोई और अटेम्प्ट करे। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स, जनजाति विकास के लिए अपने संविधान में क्या क्या प्रावधान है, अंजनी बोला जाए। सर जनजाति के लिए पार्ट 5 में चर्चा किया गया है, संविधान के पार्ट 6 में चर्चा किया गया है, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 में, जहां आर्टिकल 330 जो है वो पार्लियामेंट में एसटी को रिजर्वेशन की प्राथमिकता दी गई है, और आर्टिकल 332 में राज्य स्तर पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे ट्राइबल्स को रिजर्वेशन की प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ पंचायती राज के तहत जो 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243D के तहत ट्राइबल्स को रिजर्वेशन की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है अश्विनी।
हैंड रेज करो। चलो अब क्वेश्चन आंसर चलेगा थोड़ा, अब 1 घंटा क्वेश्चन आंसर चलेगा। अब जितना बताना था स्टडी बता दिए, अब क्वेश्चन आंसर ये भी तो जरूरी है। बोलो अश्विनी। संविधान में आदिवासियों के कल्याण के लिए सबसे पहले 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची एवं मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रावधान किया गया है। अगर आर्टिकल पर दृष्टिपात करें तो आर्टिकल 330 जिसमें संविधान पार्लियामेंट में आदिवासी एसटी के लिए संरक्षण एवं सीटों का आरक्षण, और 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सौरभ। जी सर। बोलो सौरभ। अच्छा सॉरी, सौरभ बोलो, हमें स्पीकर ऑफ हो गया था। सर लगभग आर्टिकल्स डिस्कस हो गए हैं, एक छूट रहा था वो मैं ऐड करना चाहूँगा सर। आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी, एससी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को ये प्रमोट करने के लिए स्टेट को मैंडेट करता है कि वो कुछ गवर्नेंस के रिलेटेड लॉज और ये बनाए। और उसके अलावा सर एक 338 बी जिसमें ये 338 ए जिसमें नेशनल ये कमीशन फॉर एसटी है सर। ये अनुराग। 2 चीज छूट गई। ठीक है ठीक है ठीक है सौरभ। सर फंडामेंटल राइट में भी, बाकी तो डिस्कस हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है। जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में बताया गया है कि स्पेशल प्रोविजन एसटी के लिए किया जाएगा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। फिर 16 भी सब क्लॉज 4 में बोला गया प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट में, इसमें भी प्रमोशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भी सर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी जैसे एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी है, फिर ट्राइबल सब प्लान हम लोग डिस्कस किए ही हैं। ये बाकी लीगल है तो अनुराग, ये जो है ना SC/ST वाला ये लीगल है, ठीक है। आपको कौन संवैधानिक में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पॉइंट जो डिस्कस हुआ वो सब है, ठीक है। बढ़िया, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अरबाज कुछ एडिशनल इसमें ऐड करेगा जितना पॉइंट डिस्कस हुआ, ये 3 लोगों ने बोला उसमें कुछ एडिशन है। जी सर, इस पे सर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए उन्हें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में रिजर्वेशन दिया गया है। ऑन ऑन द अदर हैंड सर उनके आर्टिकल 17 में उनके अनटचेबिलिटी के अंडर भी उनको सिविल राइट्स दिया गया है। और वो ऑल्थो कि वो सभी के लिए है, बट मेजरली शेड्यूल ट्राइब्स के साथ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो उनको स्पेशल और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। बढ़िया 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 बढ़िया। ऋषभ। सर इसमें जोड़ना चाहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत सर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज रहे या स्क्रिप्ट रहे या फिर कल्चर रहे, उसको भी राइट टू कंजर्व का हक है। ठीक है, तो एक अनुच्छेद 29 है। इसके अलावा सर अनुच्छेद 164 एक है, उसके तहत सर है कि इट शैल बी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन एडिशन टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, especially in the states of Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब क्लास फॉर्म में आ रहा है, और कोई एडिशन इसमें करना चाहेगा? लगभग सारा पॉइंट्स जो है अब सामने में आ रहा है हम लोग के, ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ऑलमोस्ट जो मेजर है वो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसी में पूछ लेगा शिल्पी तुम बताओ कि लीगल प्रोविजन क्या क्या है। जी सर। लीगल प्रोविजन कुछ स्कीम्स बताओ जो ट्राइबल स्पेसिफिक्स है। जी सर, मतलब स्कीम्स सर जो जैसे जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं वो केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा। जी सर, पहले तो सर एक PM जनमन है अभियान, जो कि यही पूछ रहे हैं ना सर, हम गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, सही है सही है। हाँ, PM जनमन है सर। इसके अलावा PM अजय है, PM जनजातीय ग्राम विकास योजना है, और फिर बाकी सर एक उसमें उधर छोटा सा था सर 244 एक, जिसमें टैग का जो था सर, वो भी तो SC/ST के विकास के लिए ही है सर। और इधर तो अगर राज्य सरकार का अगर इधर बात करते हैं झारखंड का सर, तो जैसे जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना है, उसके बाद CM स्किल डेवलपमेंट के लिए है, उसके बाद फिर अब
ये उदय कार्यक्रम था सर कुछ। रोशनी स्कीम के बारे में जानती हो? रोशनी स्कीम रोशनी सर सुने तो हैं बट अभी याद नहीं आ रहा क्या था। आदिम जनजाति के लिए झारखंड सरकार एक स्पेशल स्कीम चला रही है, पता है? फूड सिक्योरिटी के लिए। रोशनी, अच्छा सॉरी सर इसका तो नहीं है, नहीं हमको जानकारी तो नहीं है। कौन बता सकता है? आदिम जनजाति के फूड सिक्योरिटी के लिए झारखंड सरकार एक स्पेसिफिक स्कीम चला रही है। तो पीवीटीजी वाला डाकिया योजना था डाकिया सर। पीवीटी Yes. में अनाज ले जाके मतलब घर पहुंचा के उन लोग को दिया जाता था जिनका मतलब 600 या 1000 से कम जिनका आय है। ये जो पीवीटीजी का कंसेप्ट आया था, ये कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था? भूरिया कमेटी सर। गुड़िया कमेटी सर। सर देबार कमीशन। देहबार बिल्कुल। कमीशन सर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं सर होना कुछ है। बोले केसा पीवीटीजी वाला के बारे में। गुड़िया था ना सर शायद। पीवीटीजी अंडर बोलो बोलो बोलो, फिर रोशनी पूछ बताना। बताओ स्वामी, चलो बोलो। पीवीटीजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आती है और मतलब टोटल 75 पीवीटीजी है और अभी सबसे ज्यादा उड़ीसा में पीवीटीजी है 13 जी। मतलब। बहुत कोई मिनिस्ट्री में कंफ्यूज करते तो वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ट्राइबल अफेयर्स के अंदर नहीं। झारखंड में जो है कहाँ जनजाति मतलब ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रहा है? जनजाति विश्वविद्यालय बोलेंगे ना उसको, हाँ, कहाँ पे खुल रहा है? जमशेदपुर में सर। एक मिनट रुको, अब इधर भी पास होने दो। इधर कोई हैंड ही रेज नहीं कर रहा, सब फर्स्ट पेज वाले ही हैंड रेज कर रहे हैं। इधर जीवन भाई, नीतीश, गौतम, पूजा, अमित। ठीक है, पूजा बोलने का भी है, ठीक है, बोलने का भी है। जमशेदपुर बिल्कुल सही, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बहुत बार पूछे हैं, कोई नया कैंडिडेट से पूछते हैं, कल भी पूछे थे, आज भी एक बार पूछ रहे हैं। गौतम बताओ, यहाँ भी जनजातीय सलाहकार परिषद है, बाकी स्टेट्स में भी जनजातीय सलाहकार परिषद है, क्या ही अंतर है? कुछ क्वेश्चन हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो है पूछा जा सकता है। सर झारखंड में जो इसके मुख्यमंत्री है और अन्य राज्य में जो है वहाँ के राज्यपाल होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में? सर यहाँ 18 है। 18 की 20? क्या 20 है? ठीक है। और अभी एक कौन सा मैटर है सीएनटी का जो कि जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए विचार विमर्श के लिए मतलब आ रहा है और इससे काफी मतलब सुधार पर इम्पैक्ट होगा काफी ज्यादा। देखो फर्स्ट पेज वाला में सबका हैंड रेज हुआ है, सेकंड पेज में दो लोग हैं। ठीक है। 46 सेक्शन 46 जो है। बोलो। सीएनटी जो आर्ट 46 है उसके संदर्भ में है, जिसमें कि एक जनजातीय समूह के जो व्यक्ति है उसको एक ही थाने में जो जमीन खरीदने और बेचने की बाध्यता है, जबकि अनुसूचित जाति और अन्य जाति के लोग एक जिले में ले सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम पुलिस स्टेशन, सही बात है। कौन नहीं बोला अभी तक इधर? आज जीवन भाई नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ही बात हो गया? नीतीश, भरत भाई, अश्विनी, लास्ट पेज से कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। नीतीश, झारखंड का एकमात्र जिला जिसका डिस्ट्रिक्ट यूपी से मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी से लगता है, गढ़वा सर। कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये बिहार से लगते हैं? बिहार से 10। झारखंड की एकमात्र नेविगेबल नदी कौन सी है? मयूराक्षी। ठीक है। टाटा स्टील का गठन कब हुआ था?
सर 1907 सही। हाँ 1907 सर। ठीक है। जो बोकारो स्टील प्लांट है वो किसकी मदद से बना था? रसिया सर। सही है। ऐसे ही ना कभी कभी तुमको मिलेगा कि बस ऐसी बोर्ड 1 पे 1 एक ही मेंबर जो है 6-7 क्वेश्चन वन लाइनर वाला जो है ना, तुमको पीटी का हाँ याद आ जाएगा कि हाँ शायद पीटी का जो है ना वैसे ही धड़ाधड़ जो है वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुड। हाँ नीतीश, अब क्वेश्चन ओके थोड़ा कंसेप्चुअल करते हैं। हाँ क्वेश्चन ये है सर तुम्हारा। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा एक डाउट था, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे कि लीगल प्रोविजंस क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट का, तो सर उसमें स्कीम्स बताना होगा या फिर एक्ट्स जितने भी आए हैं वो बताना है? क्योंकि जो मतलब इम्पोर्टेंट एक्ट्स है ना वो सब तुम बता दो, अधिनियम क्या। हाँ, स्कीम्स तो नहीं बताने हैं ना, योजना और स्कीम्स। पहले तो तुम एक्ट बता दो, उसके बाद अगर मान लो कि हम्म, गवर्नमेंट जैसे वो लोग कुछ नोट करते हैं ना कि और, तो कुछ स्कीम्स हाँ बता हाँ दो। ठीक है। देखो यहाँ ना कुछ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो कैसे होता है कि क्वेश्चन आ गया सोलर पे अभी मेंस वाले में, तो दिमाग हिल गया। और शांता दीदी इतना अच्छा बताई ना कि हमें इंडिया में 365 में से 300 दिन जो है वो सूरज का रोशनी पड़ता है, प्लस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, मतलब हमको उसका कैसे चालू करें हमको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वैसी प्रेजेंस ऑफ माइंड है यहाँ, तुम ये नहीं सोचना कि ये गलत होता है, ये इतना होता है उतना होता है। तुम सिंपल वे में अपना बताई, बोर्ड तुमको कुछ वैसा इशारा कर रहा है, तुमको बोले ना कि नाम बस नहीं बता रहे हैं इतना, मतलब बोर्ड खोया रहता है ना कि डीपीएसपी में फंडामेंटल ड्यूटी का कोई एग्जांपल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी पूछा गया था और डीपीएसपी का बात बोला गया और वो सर जो है 6 जेपीएससी में सिलेक्ट भी हो गए। तो हम लोग को लगता है कि जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट जो है ना एक एक कॉमा फुल स्टॉप ये सब, अरे उसको उन लोग को दुनिया भर का काम है यार। बस चूंकि उनको जो है डेजिग्नेट किया गया है, थोड़ा सा समय निकाल के आए हैं। हाँ ब्लंडर वैसा नहीं करना है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा मेंस का आंसर लिख रहे हैं, तो इसी साल का हमको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डालना है, ऐसा नहीं है। प्रदीप 2-2 साल पहले का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा डाला था, उसको 130 मार्क्स आया था, 130। तब हमको समझ में आया कि नहीं आप उतना ही कर रहे हैं तो बहुत है। तो वही वाली चीज है कि यहाँ कोई वैसा एकदम कि टू दी पॉइंट वाला चीज नहीं है, तुम आसपास भी बोलोगी चलेगा। ठीक है। बस उसको हम्बल वे में बोलना है और कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के सिलसिला में। कुछ ये रिवीजन टाइप से कर रहे हैं, जो पहले डिस्कस किए हैं कुछ वैसी चीज को पूछ रहे रैंडम कि कितना ध्यान में है। अभिषेक तुमको ये क्वेश्चन जा रहा है, अच्छा पहले नीतीश को फंसाना था ना, वन लाइनर तो नीतीश जवाब दे दिया, इधर गया। हाँ हाँ सर। नीतीश, तुम वन लाइनर सब जवाब दे दिया, अब तुम ये बताओ हाँ सर। कि क्या ही प्रॉब्लम आ रहा है सरना धर्म कोड को लागू करने में, क्या ही समस्या आ रहा है? सरना धर्म कोड को लागू करने में सर इशू आ रहा है। एक तो जैसे ये है कि कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बोल रहे हैं कि इससे क्या है हिंदू का जो जनसंख्या है ओवरऑल वो कम हो जाएगा, तो एक पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। एक एंगल वो है सर। और दूसरा इशू और क्या। अच्छा ठीक है स्वामी, हाँ अभी थोड़ा नया लोग को लाते हैं जरा। सर सरना धर्म कोड का बिल जो है वो 2021 में ऑलरेडी हमारे असेंबली ने पास कर दिया था, लेकिन वो जो है गवर्नर जो है अपने पास मतलब रखे हुए है, मतलब रजा मतलब अभी तक कुछ दिए नहीं है, तो मतलब उस वही मतलब फंसा हुआ है। सरना धर्म कोड को जो होता है ना, ये केवल झारखंड का मैटर थोड़ी ना है यार। ठीक है, इसका नाम अलग अलग है, लेकिन सरना धर्म कोड जो है इसको तो बहुत जगह प्रैक्टिस करते हैं। तुम एक दूसरा सेंस में चला गया, अच्छा कोई बात नहीं। अरबाज, सर एक और चीज़ है कि मतलब इसको क्या है ट्राइब का जो है वो भी अलग अलग पार्टी जो है वो सेपरेट डिमांड कर रही है। कोई बोल रहा है कि जरूरी है और कोई बोल रहा है नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए अलग से। तो ये भी एक हर्डल है, अरे वो तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट दूसरा ही टाइप का। मैटर है भाई, वो तो दूसरा हाँ मैटर है। पार्टीज वाला पार्टी पॉलिटिक्स पे मत आओ, ठीक है ना। हाँ वो तो हमेशा यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, कभी एक वो कोई मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है। सही सर, सही सही ठीक सर। है।
बोलो बोलो अरबाज बोलो जी जल्दी सर, जल्दी हाँ जल्दी जल्दी बोलो जी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जी सर, इस पे सर एक जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें सर ट्रैवल का जो ये वो खुद को सर कुछ ट्रैवल से जो खुद को हिंदुइज्म से क्लोज में मानते हैं, और जो कुछ में रिलीजियस कन्वर्जन हो जाए जो क्रिश्चियनिटी पे चल जा रहे हैं, तो इनका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना सर, वो उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है अपने पास, उसका सर्वे ही नहीं है। सही और अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे हमको करना है ना तो किस बेसिस पे करें। अभी वैसा कुछ सर्वे कराया नहीं गया है और कुछ वैसा प्रॉपर जो है कोडिंग हुआ ही नहीं है तो कैसे करें। और एक पॉइंट बोलो। जी सर, और 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सर सिर्फ 50 लाख ओनली 50 लाख ट्राइबल्स हैड चोजन द अदर रिलीजन, ऑन द अदर हैंड द अदर ट्राइब्स हैड चोजन आइदर क्रिश्चियन और हिंदुइज्म। ठीक है शिल्पी सर कौन बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा बासुकी फिजिबिलिटी अच्छा रुक नहीं जाओ होगा सर, एक मिनट एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी नहीं होगा अगर बोलो बोलो आप बोलो बासुकी बोलो। सरना कोड लागू नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि प्रत्येक परंपरागत अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं ट्राइब्स, अगर सब लोग अपना अपना रिलीजन मांगने लगे रिकॉग्निशन के लिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा सर। अच्छा सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। हमारे देश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक गोंड और भील है, वो लोग दोनों अभी तक इसकी मांग नहीं किए हैं, इसलिए बहुत सरकार सही। देखो ये सर भी एक हाँ बोलो बोलो अनुराग बोलो पहले तुम लोग बोलो फिर समराइज करेंगे। कि हम लोग यूसीसी की तरफ मूव कर रहे हैं और अभी हिंदुइज्म के अंदर इसका भी सरना अभी कोड आता है, मतलब मैरिज एक्ट हो गया, पर्सनल राइट है, ये वाला प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। तो सरना जब अगर अलग ये बन जाएगा, कोडिफिकेशन होगा, तो उसका ये सब राइट्स के लिए भी अलग से कोडिफिकेशन करना होगा, प्रॉपर्टी राइट्स और ये और प्रोग्रेसिव ये नहीं होगा जब हम यूसीसी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसी में अनुराग तुमको एक काउंटर जाएगा जो तुम्हारा पॉइंट बोला ना कि जहां पे हम देखते हैं कि जो इनसे कम पॉपुलेशन वाले हैं जैसे सिखिज्म बुद्धिज्म जैनिज्म उनको आप एक सेपरेट कोड मतलब प्रोवाइड करे हुए हैं ठीक है ना। तो फिर उनसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले एटलीस्ट जो ये बात बोले ये बासुकी की 50 लाख लोग जो है अपने आप को सरना धर्म का फॉलोअर माने हैं तो उनको फिर आप क्यों नहीं मतलब ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोड क्यों नहीं दे रहे हैं, साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। सर इस पे मैं कुछ ऐड करूं भाई के जवाब में। ठीक है बोलो। सर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तीनों को हिंदुइज्म के अंडर ही माना गया है, बट सेंसस में सेपरेट किया गया है। तो इसी तरह सरना को भी सेपरेट किया जा सकता है, इससे हिंदुइज्म धर्म को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी सर, इसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहेंगे सर कि जैसे कि मेनली जो सरना को सर बहुत मतलब धर्म के रूप में माना ही नहीं जा रहा है, बस इसको एक जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है। और सर मेनली जो है कि इसका कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे जो भी यहाँ धर्म के नाम पे केवल उसी को मान्यता दी जाती है जिसका कोई अच्छा ग्रंथ हो, कोई धार्मिक संस्थान हो। तो ऐसा कोई सरना का है नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है इसको अलग धर्म के रूप में मान्यता देने में। इसके ऐसा अलावा एक तुमको कॉन्स्टिट्यूशन की बात। शिल्पी फील जी होता सर। है क्योंकि देखो मतलब यही तो खासियत है ना कि सरना धर्म लिबरल है फ्लेक्सिबल है कि अनलाइक जैसे जी जी बाकी में रिजिडिटी होती है। अनुराग ऑडियो ऑफ कर लो। एक जन आंसर करते हैं तो दूसरा ऑडियो ऑफ करने से ठीक रहता है, नहीं तो आवाज इधर जाता है। तो इसमें यही है कि मतलब जो इसका कोर्ट का डिमांड है कि मतलब कोर्ट का मतलब क्या है जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा अपना ट्रेडिशन है, हमारा अपना वे है और जो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिया जाता है कि जैसे बाकी में आप एक स्क्रिप्चर से बाउंड है कि आपको ऐसा ही करना है, आपको ऐसे ही वर्शिप करना है। तो इसमें तो ये लोग नेचर की पूजा करते हैं और प्लस जो होता है ना हर टाइप का फ्रीडम आपको है, कोई इसमें जो है पर्टिकुलर मिडिलमैन का जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर आपका रिचुअल्स नहीं है। तो इसी चीज का तो लोग प्राउड भी फील करते हैं और जब बोलते हैं कि 50 लाख लोग जब ऑलरेडी ऐसा मानना है, ये एकदम ऑथेंटिक में नहीं ऐसा मानना है कि खुद को जो है ये दिखाए थे और इनका पॉपुलेशन बाकी से ज्यादा है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तो अरबाज जो दिया वो है। दूसरा पॉइंट ये है ना कि बहुत सारे पहले तो ऐसा था कि बस आप हिंदुज्म के अंदर दिखा सकते हैं, फिर कुछ लोग जो है क्योंकि अपने यहाँ जो धर्म की स्वतंत्रता है एक मौलिक अधिकार है, तो फिर अपने यहाँ कुछ लोग क्या हुआ कि फिर कुछ मुस्लिम्स बन गए, कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ ये बन गए। तो हर समय आप ये देखेंगे ना कि जो ये कन्वर्जन हो रहा है ठीक है ना, तो फिर कैसे
जैसे मान लो कि कुछ ट्राइबल्स या फिर कुछ सरना धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो वो इस्लाम में दिखा रहे हैं, या क्रिश्चियनिटी में हो गया तो उसमें दिखा रहे हैं, तो फिर ये कैसे होगा कि ये पर्टिकुलरली किसके फॉलोअर है? इसका भी कंफ्यूजन हो रहा है, जो धर्म कन्वर्शन हो रहा है इसको भी लेके प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, और कुछ व्यू पॉइंट हम लोग सुन लेते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए कि बुक अच्छा है, क्योंकि ना ये तो इनका खासियत सर बोलो सौरभ। सर ये जैसे एक किसी फेलो मेंबर ने बोला कि जैसे इनका कोई ग्रंथ नहीं है या रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, तो सर यहाँ पे तो काउंटर ये चल जाएगा ना कि जैसे ट्राइबल लोग हैं, तो हम ट्राइबल को डिफाइन ही वो करते हैं कि वो लोग जो प्रिमिटिव हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जो आदमी प्रिमिटिव है वो ग्रंथ कैसे लिखेगा? उसका जो पद्धति होगा, प्रैक्टिस होगा, वो तो प्रिमिटिव होगा ना। तो और हम ये देखे हैं मतलब पीटी के समय पढ़ते टाइम कि वो लोग का भी सेक्रेट जगह होता था, जैसे मरांग बुरु हो गया, माउंटेन को जो गॉड गॉड मानते हैं, सिंगबोंगा हो गए, उसके बाद फिर जाहिर थान भी होता है कुछ सर। हाँ तो ये सब टर्म्स है, तो बात है कि उनके धर्म को देखने के लिए हमें जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव है उससे नहीं देखना होगा। जैसे सर हिंदुइज्म के बारे में ही लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म कोई एक ग्रंथ से नहीं बंधा है, मतलब अलग जगह पर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो मेरे हिसाब से सर कि ये कोडिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें उनके हिसाब से उनके रिलीजन को समझ के और एक कोड बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग, क्योंकि सर जैन्स जो हैं वो मात्र 50 लाख ही हैं, ठीक है? लेकिन वो मतलब अपने एक धर्म है उनका, हर कुछ अपना है। तो अगर कोई आदमी है जिसको इस चीज़ की डिमांड है, तो उस पर मतलब मेरे हिसाब से विचार करने का ज़रूरत है और उनके मतलब पर्सपेक्टिव और से देखने यही की बात ज़रूरत ना हम लोग को बोलना है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्योंकि उस पे भी आएगा, उत्तराखंड में हुआ है और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला भी, तो उसमें भी और इसमें भी यही बात हम लोग को पॉइंट रखना कि सर अभी कॉन्सेंसस बनाने की जरूरत है। देखो कभी भी ना मतलब एक्सट्रीम वाला जो स्टैंड है कि ऐसे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में यही है, बोलता है ना कि तुम ब्यूरोक्रेट की तरह बात कर रहा है, तुम डिप्लोमेटिक हो रहा है, कि तुम अपना एकदम एक्सट्रीम स्टैंड की ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि वही बात है कि हम लोग को कैसे दिखता है कि हर टाइप के लोग से डील करना है, तो रिजिड तो नहीं है ना, एग्जाम्पशन वाला बंदा तो नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी मैटर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें भी है कि कॉन्सेंसस बना के डिसीजन लेना है। CNT-SPT में बदलाव हाँ जरूरी है सर, लेकिन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है मिलके जो है मतलब कॉन्फिडेंस में लेना और तब काम को करना, क्योंकि यही तो ब्यूरोक्रेट करता है कि काम करवाता है, लेकिन वही बात है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सम्मिलित करके। ठीक है, अश्विनी कुछ ऐड कर रहा है क्या इसमें तुम? हाँ सर, वो जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, वो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक रिकमेंडेशन नहीं किया है कि सरना कोड एक स्पेसिफिक लागू किया जाए। इसीलिए केंद्र सरकार सोच रही है कि अभी बिल्कुल, 2-3 कंसेंसस मुद्दे बने। हैं और बोले ना कि अभी जनगणना होने वाला है ना, तो 3-4 चीज चल रहा है। एक क्वेश्चन पक्का मान के रखो कि आना ही आना है। एक तो जाति जनगणना को अप्रूवल दिया है, इसमें तो खैर मैक्सिमम को पता है 80% को, लेकिन वही क्वेश्चन के दौरान ही कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे अपने सेशन में कि बिहार और कर्नाटक, तो वो कास्ट सर्वे है जो छोटे पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है और स्टेट को ये पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि जाति जनगणना कराने का पावर जो है वो सेंटर को है अंडर सेंसस एक्ट 1948, और जो कर्नाटक और जो बिहार करवाया ये कास्ट सर्वे है, ठीक है। और जो जाति जनगणना है स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग देता है। तो आपको ये जानना है कि कास्ट सेंसस पहली बार नहीं हो रहा है, 1931 तक हुआ था। उसी तरह जो ये सरना कोड वाला है, इसको एक अलग से कोडिंग सिस्टम 1951 तक मिला हुआ था, उसके बाद हटा। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है वो आपको जाननी है। और पॉलिटी आपको बता दिए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन हाइड करके रखे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ डिस्क्लोज कर देंगे तो आपको फिर मॉक में क्या ही हम सरप्राइज देंगे यार। तो कुछ कुछ वैसा टॉपिक है जिसको डिस्कशन में, ये 4-5 दिन के डिस्कशन में नहीं खोला गया है, वो सीधे खोला जाएगा। प्लस एक चीज और आपको बताते हैं, जैसा ये जेपीएससी में होता है कि आपका कुछ और ग्रेजुएशन या कुछ और मेंशन है, आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये मत सोचिएगा कि हम अपने बायोडाटा में क्या लिखे हैं, अमित सर या जो भी
जो एनोनिमस 2-3 लोग को, क्योंकि हम अप्रोच किए हैं अलग-अलग फील्ड के लोग को कि आप देखिए और मतलब कुछ तो वैसा जो आपके फील्ड का है तो पूछिए, ठीक है? कि वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। वही बात है ना कि जो भी हम लोग का डीलिंग होता है एक एजुकेटेड और लॉजिकल लोग से होता है। लेकिन जब हम लोग प्रशासन में जाएँगे तो सेम कंडीशन तो नहीं रहेगा यार। कुछ लोग जो हैं अलग-अलग थ्योरी, अलग-अलग एग्जाम्पशंस, तो उनको आप क्या समझा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। और जो होता है ना कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर, उसको पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का डाला गया, उसमें वही है कि पीटी चला आपके हिसाब से, मेंस आपके हिसाब से बहुत हद तक चला, लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि आपको वो ब्रॉडर पर्सनैलिटी देखता है, आप कितने रिजिड हैं। आप कोई अच्छे चीज़ पे अपना स्टैंड रखने में, वहाँ पे आपको होता है ना कि वो जो ओपिनियन बेस्ड होता है कि आपका कोई जूनियर है, ऐसा कर रहा है, वैसा, आपका क्या स्टैंड रहेगा। जैसे प्रदीप को एक पूछा गया था कि जैसे वो भी डीवाईएसपी मतलब फील कर रहा था कि एक कोई लोकल एमएलए का कोई एक एसोसिएट है, ठीक है? और वो उसका कुछ मैटर एफआईआर कुछ वैसा हो गया है और वो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो अपने जो भी सीनियर है एमएलए को लेके आ रहा है। अब एमएलए साहब आपको बोल रहे हैं कि जो इसका एफआईआर उसको हटाओ, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? ठीक है? तो देखिए उनको पता है कि आप डीवाईएसपी नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आप जो लॉजिकल होता है ना, और ये कई ऑफिसर ये बात भी बोलते हैं कि भाई जो इंटरव्यू में बोलना होता है थोड़ा बढ़िया वाला जो जवाब होता है ना, कि जो आता नहीं है कि इतना भी सच नहीं बोलना था, तो वो वाला ध्यान रखना है। तो बिल्कुल पहले हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर ये अनएथिकल है, ठीक है? क्योंकि आपके भले ये आपके एसोसिएट हैं, इन्होंने लॉ ब्रेक किया है और हमने इसकी इंक्वायरी करी है, उसके बाद जो है एफआईआर लॉन्च हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं तो आप उनको बताएँगे कि सर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मजबूरन आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मतलब जो नॉर्मल वो जानना चाहते हैं, वो ऐसी आपसे चीज़ों को जानना चाहते हैं कि जहाँ पे है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कंसेंसस लेके, स्टेक होल्डर को मिला के, जब भी जवाब देना है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, सीएनटीएसपीटी चेंज का बदलाव, या ये अभी सरना धर्म कोड, सर अभी इस पे और वाइड डिबेट और डिस्कशन होना बाकी है सर, तब फिर मतलब सही रहेगा। तुरंत में जो होता है ना अपना वाला जो स्टैंड, क्योंकि अब आप जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, अब आपका केवल अपना पर्सनैलिटी नहीं है, आपका वैसा भी चीज़ रहेगा, तो आपको बिग स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के चीज़ों को बोलना है। और वही बात चाहे कितना भी आसान सवाल हो, अरे यही सवाल आया, ये तो हम तैयार करके आए, अकबका के हड़बड़ा के तुरंत बोलने नहीं लगना है, क्योंकि वही नीरज भैया बोले कि तुम ये गलती करता है, तुम तुरंत में जो है ऐसा है वैसा है और बहुत ज़्यादा बोलता है, तुमको क्या लगता है हम लोग को नॉलेज नहीं है क्या? तुम हम ही को समझाने लगता है। जैसे कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो हम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे। तो बोले हमको पता है यार, बस हमको तुम बेसिक में उसका जो मेन चीज़ है बस वो बताओ। तुम समझाने मत लगो, और अगर एक ही मैटर पे तुम 3 मिनट 4 मिनट बोलता ही जाएगा, तो 2 चीज़ है, एक तुम हमको इरिटेट भी कर रहा है, दूसरा बस अगर हम तुमको पहले 10 क्वेश्चन पे जज करते, तो तुम खुद मौका दे रहा है बड़बोलापन करके कि हम तुमको 4 क्वेश्चन पे जज किए। एक, जो हम दुनिया को चराते हैं तुम हमको समझाने का कोशिश कर रहा है, दूसरा तुम ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो वहां तुमको बढ़िया मार्क्स नहीं मिलेगा, तुमको वहां घटिया मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, टू दी पॉइंट जितना पूछा जाए उतना बोलिए, चुप रहिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बोलते हैं कि आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है कि आप सुनने वाले हैं कि नहीं, लिसनर, गुड लिसनर है कि नहीं, आपको वो एज ए वीडियो देख रहा है। अब तो ये सब कुछ बेसिक चीज का ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मैटर जो है काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, जो इंडिया में पहली बार हुआ है, आपको बताए भी थे कि टेल मी समथिंग अबाउट, इसको पूछिए अब यार, इधर से लास्ट पेज में कोई अभी खाता नहीं खोला है, स्वाता तुम्हारा है। टेल मी समथिंग अबाउट दिस लैंडमार्क केस, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। बोलो स्वाता। हाँ यस सर।
सर इन दिस केस सर इसमें सर ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं कि ही कैन नॉट कीप एनी बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। सो सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम पीरियड, बट ऐसा बोला गया है कि कुछ टाइम पीरियड बताया गया है कि विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड उसको उस बिल पे एक्ट करना ही है। ठीक है, और सर अभी इतना ही बता पाऊंगी सर। ठीक है, नेहा। यस सर। Tell me something specific about Government of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu case, a very landmark case in the history of India. सर इसमें तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा पास किया गया हुआ 13 बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा 13 बिल जो है वो वहाँ के गवर्नर ने रिजर्व करके रखा हुआ था काफी समय से, तो उसको देख के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है अंडर आर्टिकल 142 कि आप बिल को बहुत ज्यादा समय तक रिजर्व नहीं रख सकते हैं। उन्होंने टाइमलाइन दिया है 3 महीने का गवर्नर के लिए कि 3 महीने के अंदर आप बिल को पास करना होगा। Under article? सर सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ शायद 200 या 201 ऐसे कुछ है। 200 में गवर्नर वाला है और 201 में जो है प्रेसिडेंट के लिए दिया है। उन्होंने ओके सर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस टाइप का वीटो पावर आपके पास नहीं है? पॉकेट ना, वीटो सर। हाँ पॉकेट वीटो सही है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया? 142, ठीक है। यस सर। उसमें खास क्या हुआ, मतलब क्या बिल को एक्ट बना दिया गया कि मतलब फिर छोड़ दिया गया गवर्नर के लिए कि आप इसको 3 महीने में बना दीजिएगा, क्या हुआ खास? सॉरी सर इसके बारे में अभी मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या किया गया। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी बहुत हद तक तुम सही बोली है। अब कौन बोल रहा है? अच्छा इधर खाली फर्स्ट में देखो, फर्स्ट का देखो कितना हैंड रेज है, 4+3, यही लोग जो है हर बॉल पे चौका छक्का मार रहा है। विशाल चलो बोलो, विशाल को ये मौका दिया गया, विशाल बोलो। सर अभी हाल में जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि बहुत सारे 10 बिल लमसम तमिलनाडु के गवर्नर ने वहाँ के विधानसभा से पास बिल को रोका हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए उन सभी जो बिल थे उनको कानून बना दिया है। और उन्होंने अपने डिसीजन में ये कहा है कि गवर्नर को 1 महीना और राष्ट्रपति को 3 महीना के अंदर जो भी बिल पास होगा उसमें निर्णय लेना होगा, उसको असीमित समय तक रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और बाकी केसेस में मतलब जैसे कि ओवरऑल 3 महीने का टाइम दिया है, अगर एक बार गवर्नर वापस करते हैं बिल को तो वहां पे फिर 1 महीने का। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक 143 का भी मैटर जो है न्यूज में आ रहा है, क्या ही है ये? 143 का सर मैटर ये है कि 143 आर्टिकल में राष्ट्रपति किसी भी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज़ के मामले में न्यायिक सलाह ले सकता है, पर ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने, वो उस पर बाध्यकारी नहीं होता। तो इसी के रिगार्डिंग राष्ट्रपति ने ये चीज़ को राइज किया था सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट से ये मशवरा मांगा था कि आपने जो निर्णय दिया है वो किस आधार पे है, उसका कानूनी आधार मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में वो पुराने अपने जजमेंट को कोट करते हुए राष्ट्रपति को ये बात बताया था कि ये प्रावधान पहले से नहीं है, कहीं ना कहीं कानून में है। कौन से क्या रेफरेंस दिया गया बता सकते हैं? और वो काफी चर्चा में भी रहा कि ये हमारा स्टैंड नहीं है। नहीं कोई ये गृह मंत्रालय का कोई है, गृह मंत्रालय का कोई बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, एक टर्म होता है विशाल जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, और एक होता है जुडिशियल ओवररीच, दोनों में अंतर क्या है? सर जुडिशियल एक्टिविज्म एक सकारात्मक शब्द है। इसमें क्या है कि अगर इसके अंदर का सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो न्याय है, न्याय का दायरा उसको विस्तृत करते हुए जिससे लोगों के मूल अधिकार या किसी भी तरह का न्याय का हनन होता है तो उस पर वो डिसीजन ले सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज बाल श्रम से रिलेटेड कोई मैटर हो या प्रदूषण से रिलेटेड मैटर हो या अन्य कोई मैटर हो, पर अगर जुडिशियल ओवररीच का बात करते हैं
तो कहीं ना कहीं इसमें ये होता है कि संसद विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव होने लगता है। इसमें ये होने लगता है कि जो न्यायपालिका है वो संसद के कार्यों में या न्यायिक कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। तो अभी वर्तमान में जो ये निर्णय हुआ था तमिलनाडु का बिल को लेके, इसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे न्यायपालिका अपनी सीमा को लांघ रहा है, तो इसे ही जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, जब कंफ्लिक्ट होने लगे एक दूसरे के इंटरेस्ट से। सर एक पॉइंट ऐड करूंगा सर। हाँ बासुकी बोलो। सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब सरकार ने कहा कि जब जुडिशरी ही लेजिस्लेटिव का काम करने लगी तो लेजिस्लेटिव किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हम 142 का यूज किए है वो मेरा जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके हम आपको ये जजमेंट दे रहे हैं या फिर जो भी सजेशन दे रहे हैं सर। ठीक है, विशाल ने बहुत अच्छा से किया, बासुकी ने एक पॉइंट ऐड किया है, अभी हम उसी पे आएंगे क्योंकि अभी हमको और उसका डेफिनेशन चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। सौरभ बोलो। सर वो जो प्रेसिडेंट वाला केस था उसमें दो कीवर्ड थे जो मेरे हिसाब से यूज होने चाहिए थे। एक था सर फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, एंड सेकंड वर्ड था सर ये अब ये बोलते बोलते भूल गए सर, मतलब वो दो कीवर्ड यूज, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये दो चीज मतलब वर्ड नहीं यूज, सही है, मतलब सही है, कीवर्ड सही है। यूज। कीवर्ड्स तो तुमने एंड सही सर बताया सौरभ, इसको अब डिफाइन करो ना, जरा बताओ हमको, जैसे तो विशाल बताया ही है, इसको तुम और अपने तरीके से बताओ, एक मतलब होता है और आंसर सुनने में अच्छा लगता है। तो सर इसको एक अपने मीडियम में बोलता है सर, दिस केस defines a milestone, is like a milestone in the center in the course of federalism and separation of powers in Indian polity. The case was about 10 bills that were pending since 2023 of Tamil Nadu government, and the governor was not giving his assent. It was like it was using his suspensive pocket veto, and what happened that the Supreme Court, using Article 142, in which Supreme Court is allowed to go to any extent to give complete justice, it used Article 142 to to pass all those bills on the behalf of governor. Like Supreme Court passed those bills, and this marked a unprecedented move, and that compelled the government, the president, to use Article 143 and ask some questions and about the extent to which Supreme Court or judiciary can interfere in the work of executive, and whether such timeline that is given by judiciary are in the spirit of constitution and separation of powers or not. वेरी गुड। जिसका जो मीडियम है ना, देखो एक बात ध्यान देना, जिसका जो मीडियम है वही भी मेंशन करना और उसी में जवाब देना, क्योंकि हमको नहीं पता, तुमने उसमें लिखा नहीं है, डैप में ऑप्शन भी नहीं था, हम लोग जो फिलअप कर रहे हैं किसका हिंदी है किसका इंग्लिश है, लेकिन जिसने जो लैंग्वेज फिलअप किया है कोशिश करो उसी में बोलने का, बेहतर रहेगा, ठीक है। हालांकि मिक्स हो ही जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। And the second चलिए, and बोलो the सर। and the second question, sir, the difference between judicial activism and judicial overreach. As per experts of political science, there is no difference between judicial activism and judicial overreach, because it's a difference of perspective. For someone, what one thinks is a judicial activism is a judicial overreach for other. What this term means is that when judiciary, to give complete justice, or when a fundamental right is abridged, or when basic structure is under threat, then it interferes into the work of executive and judiciary and does some necessary action on their behalf. So at that time it is called judicial activism. And when it is perceived that judiciary has gone too far, like in cases of 99th constitutional amendment, when judiciary struck down the NJAC, or when in the liquor ban case, when there was a distance was defined, in those cases it was of critics viewed that this is
judicial overreach, and judiciary shouldn't do this kind of functions. But in the cases like in case of Visakha guidelines, Supreme Court is appreciated for its judicial activism. सो अब इसमें हम एक इंटरप्ट करना चाहेंगे, जैसा कि हमको सीनियर्स बोले हैं कि जब इंटरव्यू आप देते हैं ना, तो वो आपका व्यू Yes, sir. पॉइंट जानना चाहता है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि कुछ पॉलिटिशियंस का मतलब कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, ऐसा ना मानना है, ठीक है? बस तुम सीधे टू दी अच्छा, पॉइंट sir. बोलो कि सर जुडिशियल एक्टिविज्म ये होता है, ये होता है, ठीक है? डोंट Yes, sir. मतलब कि Yes, उसमें sir. स्कॉलर्स या उसका व्यूज को नहीं, क्योंकि यू आर गिविंग आंसर और वो तुम्हारा व्यू पॉइंट जानना चाह रहा है, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Sir, one point, sir. हाँ बासुकी बोलो। Sir, what Saurav said that Supreme Court struck down NJC Act 99th Amendment. It was judicial overreach, but I think it was not a judicial overreach. In fact, it was a violation of basic structure. 99th Amendment Act was struck down by हाँ Supreme Court. बिल्कुल, Yes, जो sir. That's पटाखा what I वाला said. केस है। बोलो सर, बोलो। That's what I said, that some views as judicial activism is viewed by others as judicial overreach. इसलिए स्कॉलर Sir, को बोला mostly it is said that there is a very thin line between judicial हाँ। activism and judicial overreach. Where when we consider judicial activism means जुडिशरी जो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जैसे कि पीआईएल लेके आई, तो हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट मानते हैं। वही अगर जुडिशियल ओवररीच की बातें करें तो वहां पे हम देखते हैं कि जब जुडिशरी अपना कार्य क्षेत्र छोड़कर कानून बनाने में चला जाए, जो कि पार्लियामेंट का कार्य है, तो वहां पे एक सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है डेलिकेट हो जाता है। इस केस में अगर हम देखें तो जैसे कि हाईवे पे लिकर बैन करना, ये कार्य, ये जो काम होना चाहिए पार्लियामेंट का कार्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी एक कानून बनाती है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। इसमें बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही कहा है कि हमारा काम सिर्फ कानून जो संवैधानिक कानून है उस पे अपना प्रतिक्रिया देना, ना कि कानून बनाना। अंजनी, तुम्हारा पॉइंट सही है, लेकिन वही हम बोले ना कि जिस मोड में बोल रहे हो, मतलब एकदम धम 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 ऐसे आ रहा आवाज, ठीक है? आराम से जाना है, पॉइंट सही है, हमको आराम से डिलीवर करना है, ठीक है? क्योंकि वही बात है, आपका आवाज सुनने में बढ़िया लगना चाहिए। यहाँ लग रहा है कि कितना फोर्सफुली मतलब बोल रहा है। पॉइंट तुम्हारा सही है, बस उसको डिलीवर नहीं होता कि कंटेंट मेरा बहुत बढ़िया है, प्रेजेंटेशन थोड़ा और अच्छा करना है, ठीक है? चलो अब Sir, may I? दूसरा अच्छा अरबाज कर रहा है, बोलो 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 बोलो। Sir, in judicial activism refers to when higher courts play key role in upholding the constitutional morality, ensuring the justice, and protecting the rights of the people. For example, like Vishakha guidelines. On the other hand, judicial overreach refers to the encroachment on the other organs on the other organs like executive and legislature. So when when that power of judicial activism, it turns into becomes more क्या कहते हैं उसको? Sir, when that power of judicial when that power becomes destructive rather than constructive, it leads to that judicial overreach. सेकंड पार्ट सर थोड़ा मेरा सा एक ये हुआ। क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर जैसे अभी किसी ने बताया सर कि एनजेक को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब माना जा रहा है कि उल्लंघन होगा अगर उसको लाया गया। सर तो इसमें एक क्वेश्चन जैसे कि जनरली हमको मतलब मेरे से एक मॉक में मुझसे पूछा भी गया था कि मतलब आपको क्या कॉलेजियम प्रणाली आपको सही लगता है, उसमें कोई सुधार होना चाहिए, एनजेक जैसी प्रणाली पे विचार किया जाना चाहिए। तो जैसे किसी ने बताया सर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का, हालांकि सर हम लोग तो जानते हैं सर कि जैसे कि अभी सीजीआई जैसे कोई महिला अभी तक नहीं बनी है या फिर भाई भतीजावाद कुछ तो देखा जाता है। तो इसमें सुधार के लिए तो हम लोग बोलेंगे ना सर कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए, कॉलेजियम जो भी प्रणाली है
एक बार इस पे, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद भी बोली है एक बार ये कि कॉलेजियम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अभी जो भी है उसमें इसको अच्छा माना जा सकता है। एक बार सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मतलब उनका चलो कुछ इस था बार सेशन। शिल्पी का जो ये पॉइंट है इस पे कौन मतलब पॉइंट्स और रखना चाहेगा? अच्छा पॉइंट लेके आई है एनजेक वाला, और ये जस्टिस वर्मा के बाद काफी ज्यादा फिर से न्यूज में आया भी है। ऋषभ ऐड करेगा? सर अभी इस बार कहा जा रहा है कि पहली बार सर फीमेल चीफ जस्टिस बनने वाली है सुप्रीम कोर्ट में सर 2027 में, जो हायरार्की है उसके हिसाब से। और आवाज नहीं आ रहा है ऋषभ? यस सर, आवाज नहीं आ, बोलो अभी आ रहा है। इसमें एक तो सर चीफ जस्टिस जो है पहली बार विमेन बनने वाली है सर 2027 में, इस बार हायरार्की के हिसाब से। और दूसरा सर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे चीजों में ट्रांसपेरेंट अब दिखने की कोशिश कर रही है। जैसे कहा जा रहा, पहले कहा जाता था क्रिटिक्स के द्वारा कि बहुत ज्यादा ओपेक सिस्टम है इनके द्वारा जो जज का ये अपॉइंटमेंट करते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे है कि पहले अपना प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर नहीं होता था, ठीक है, ये अब प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर जो है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जजेस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा सर एक जजमेंट में शायद कहा गया था कि एक परिवार से जो है कोशिश किया जाएगा कि अगर 2-3 लोग हैं फैमिली से जुडिशियरी में, तो उसमें से एक ही व्यक्ति को आप एलिवेट कीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे सर है कि बार और इधर से जुडिशरी से दोनों से बैलेंस बना के लेने की कोशिश किया जा रहा है सर। तो एक ये 2 कदम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया जा रहा है इस मामले में। मतलब कॉलेजियम जो है और ट्रांसपेरेंट होने का, प्लस जो लोग नाम रिकमेंड करते हैं उनका भी क्या क्वालिफिकेशन है नहीं है वो भी वो लोग बता रहे हैं। क्या अनुराग का सर, क्योंकि कहा जा बोलो 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 फिर सर, लाते हो। क्योंकि जैसे ये दीपक मिश्रा थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके फादर रंगानाथन मिश्रा थे, फादर सन डीओ थे। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़, एसवाई चंद्रचूड़ दोनों थे। इसके अलावा अभी संजीव खन्ना थे, इनके चाचा एचआर खन्ना थे। तो वो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म इसमें है, लेकिन उस पर सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं इस चीज पे, नेपोटिज्म में, कि एक फैमिली से कोशिश किया जाएगा कि एक ही लोग को एलिवेशन के लिए। ये जो शिल्पी जिक्र की एनजैक, ये क्या है एनजैक जिसका चर्चा अभी फिर से जो है होने लगा? व्हाट इज एनजैक? सर इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो लाया गया था, इसमें कहा गया था कि 5 लोग रहेंगे, 2